वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चिकित्सालय में होने वाली व्यवस्थाओं के बारे में। जहां पर रोगी को एडमिट किया जाता है वहां पर किस प्रकार का वातावरण वहां होना चाहिए, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे जो फर्स्ट आता है वो आता है सफाई व्यवस्था, कि हॉस्पिटल में किस किस प्रकार की सफाई होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए। सफाई व्यवस्था का कार्य परिचारक के अधीन रहता है, अतः सफाई कार्य के नवीन विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए। जो सफाई व्यवस्था का संपूर्ण कार्य होता है वो एक परिचारक के ऊपर रहता है, परिचारक ही उसको करवाता है। इसीलिए परिचारक को भी सफाई के लिए पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि वो उस व्यवस्था को अच्छे से कर सके। अब इसके लिए कई प्रकार के द्रव्य जो होते हैं कि सफाई के लिए कौन कौन से चीजें या कौन कौन से द्रव्य है जो अपन को प्रयोग करने चाहिए, वो है जैसे ब्रश, झाड़ू, कपड़े, वैक्यूम क्लीनर आदि। इसके अलावा जल, फिनाइल, साबुन, सोडा, सेविलोन और डीटीटी, इन चीजों का प्रयोग करके हम हॉस्पिटल में जो है वो सफाई करवा सकते हैं। साथ ही सफाई के साथ साथ यहाँ पर कीटाणुनाशक भी किया जा सकता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अब सफाई करने का क्या उद्देश्य है कि सफाई क्यों कराई जाती है, कि सफाई करने का एक पीछे उसका रीजन क्या है। तो आतुर हेतु मनोनुकूल वातावरण तैयार रखना, कि जहाँ पे वो आतुर या जो रोगी है वो वहाँ रह रहा है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए मनोनुकूल यानी जैसे उसको मन को, ताकि वो सफाई के कारण वो अपने खुद को भी स्वच्छ महसूस करेगा और जल्दी जो है वो रोग से, मतलब जो भी उसे रोग हो रहा है उससे जल्दी से ठीक हो जाएगा। प्रत्येक उपयोगी वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर धूल आदि को साफ कर तैयार करना। इसके अलावा कोई भी अगर आप चीज का यूज कर रहे हो, कोई चीज का प्रयोग कर रहे हो, या तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया या फिर किसी भी चीज का प्रयोग करने पर अगर उस पर धूल मिट्टी आदि लगी हुई रहेगी तो आप उसका प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी आपको सफाई करने के कारण जो भी आप चीजें प्रयोग कर सको, जो भी उपकरण प्रयोग कर सको, उसके लिए सफाई अत्यंत जरूरी है। यंत्र उपकरणों पर स्वच्छ एवं पॉलिश युक्त सतह बनाए रखें। इसके साथ साथ जो आपके यंत्र उपकरण है जो आपकी शल्य क्रिया में काम आते हैं उनको भी अच्छे से कवर पैक करके उनके ऊपर जो भी पॉलिश चढ़ाई जा सकती है वो पॉलिश चढ़ाकर उन्हें अच्छे से रखें, ताकि उनका भी यूज जो है वो सही प्रकार से हो सके। चिकित्सक व परिचारक के स्वयं स्वच्छ रहने पर रोगी को भी स्वच्छ रहने की प्रेरणा मिले। इसके अलावा जो चिकित्सक और परिचारक जो है अगर वो भी स्वच्छ रहेंगे तो वो रोगियों को भी स्वच्छ रखने की प्रेरणा दे पाएंगे, रोगियों को भी वो स्वच्छ रख पाएंगे। इसके अलावा सिद्धांत यानी किस प्रकार से सफाई की जा सकती है, किस प्रकार से किन किन मेथड को अपन को यूज करके सफाई करवानी है। धूल के अधिक जमा होने पर प्रथम झाड़ू लगाकर बाद में गीले कपड़े से साफ करना और फिनाइल डालकर फर्श को पोछा लगाना। जैसे कि नॉर्मल अपन घर में करते हैं, पहले झाड़ू लगाया जाता है उसके बाद पोछा लगाया जाता है, तो हॉस्पिटल में भी अच्छे से धूल मिट्टी जो है उसको पहले झाड़ू से साफ करके फिर पोछा लगाया जाता है। दीवारों और संकीर्ण स्थानों पर वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करना। इसके अलावा जो छोटी जो जगह होती है जहाँ पर झाड़ू से सफाई नहीं हो सकती है वहां पर वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करना, ताकि जो बारीक धूल मिट्टी है वो भी आराम से साफ हो जाए। यथासंभव कमरों में सूर्य का प्रकाश आने की व्यवस्था करना, जिससे सूर्य किरणों के द्वारा जीवाणुनाशक हो सके। और जो चिकित्सालय का भवन निर्माण है वो भी इस प्रकार का होना चाहिए कि चिकित्सालय के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश जो है वो अत्यंत मात्रा में या बिल्कुल निर्मित मतलब अच्छी मात्रा में अंदर आ सके, ताकि सूर्य के प्रकाश से भी कई प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए एक जो नेचुरल जो चीज है वो भी, इसके लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए। शल्य उपकरणों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक ढंग से सूखे वस्त्र से साफ कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी शल्य कर्मी या जो शल्य में काम आने वाली जो चीजें होती है उन चीजों को ऑटोक्लेव किया जाता है। सबसे पहले ऑटोक्लेव करने के बाद क्या उनको अच्छे से साफ कपड़े से आराम से पोंछ के, ताकि उसमें जंग आदि ना लगे और उन्हें वापस से यूज कर सके। सफाई के पश्चात कमरे की वस्तुओं को यथासंभव वही व्यवस्थित, अब सफाई करने पर कोई चीज इधर उधर रखते हैं अपन उसको साफ करने के लिए, अगर आपने कोई चीज इधर उधर करी है तो उन चीज को क्या करना है, उनको वापस सुव्यवस्थित जहां वो पड़ी है वहीं पे रख देना है साफ करके। प्रत्येक दिन चिकित्सालय में 2-3 बार सफाई करवानी चाहिए। इसके अलावा परिचारक को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दिन लगभग सुबह, शाम और दिन 3 टाइम मतलब पूरे चिकित्सालय की अच्छे से सफाई करवानी चाहिए। अंतरंग विभाग में झाड़ू लगाने के पश्चात विसंक्रमित द्रव्यों को पोछा लगवाना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी पोछा लगाने की जो भी चीजें है उसके अंदर विसंक्रमित द्रव्य, ताकि जो कीटाणु वगैरह है उनका नाश हो सके। मेज कुर्सी टेबल को स्वच्छ कपड़े से साफ करवाना चाहिए, ताकि वहां पर लोग आराम से बैठ सके, या रोगी को अगर लेटाना पड़ सके तो रोगी भी आराम से लेट सके। दीवार की छत पर जाले, धूल, दीमक, मिट्टी आदि लगे रहते हैं, उन्हें झाड़ू से साफ करना चाहिए। इसके अलावा जो जाले वगैरह रहते हैं उन्हें भी टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए। चिकित्सालय के भवनों की दीवारों के प्रतिवर्ष सफेदी रंग आदि करवाना चाहिए, तथा शैया, कुर्सी, मेज आदि जो लोहे के बने हो उन्हें कलर करवा देना चाहिए, ताकि उसमें जो भी जंग वगैरह हो वो हट सके।
चिकित्सालय में प्रयुक्त किए जाने वाले मैकेनिटास, गर्म पानी की थैलियाँ, रबर ट्यूब, कैथेटर, दस्ताने, हवाई तकिए आदि रबड़ के सामानों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। जो भी आप ग्लव्स पहनते हैं डॉक्टर, अगर वो रीयूजेबल है तो उनको अच्छे से धो के साफ करके रखने चाहिए, और बाकी जो एक बार यूज करने वाले होते हैं उनको डस्टबिन में फेंक देने चाहिए। इसके अलावा जो भी ट्यूब वगैरह होते हैं, रबड़ वगैरह होते हैं, जो कैथेटर होता है, उनको भी अच्छी प्रकार से साफ सुथरा करके रखना चाहिए ताकि उनको वापस से यूज ले सके। रोगियों के मल पात्र, मूत्र पात्र, स्फुटन कप, फीडिंग कप आदि इनेमल युक्त होते हैं तथा जो उष्माशय रसायनों से एवं अम्लीय क्षारीय पदार्थों के प्रयोग से खराब हो जाते हैं। अब कुछ मल पात्र होते हैं जिसमें मल लिया जाता है, कुछ मूत्र पात्र होते हैं जिसमें मूत्र लिया जाता है, और कुछ कफ पात्र होते हैं यानी कि जिसमें स्फुटम इकट्ठा किया जाता है परीक्षण के लिए। तो ऐसे पात्रों को भी अलग से अलग इनके लिए द्रव्य आते हैं, उनसे साफ कर लेना चाहिए। शल्य कर्म में काम आने वाले यंत्रों एवं शस्त्रों को ऑटोक्लेव एवं विसंक्रमित कर देना चाहिए ताकि उसमें जो भी कीटाणु वगैरह हो वो उनका नाश हो जाए। तो इस प्रकार की सफाई की व्यवस्था हर छोटी से छोटी चीज के साथ साथ हर बड़ी से बड़ी चीज की इस प्रकार से हमें सफाई करनी चाहिए। अब आती है वायु की व्यवस्था कि जिस प्रकार चिकित्सालय में वायु की भी उचित प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई रोगियों को या फिर वहां पर करने वाले जो भी कर्मचारी या जो भी अधिकारी है उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। इसके लिए चिकित्सालय भवनों में खिड़कियों एवं दरवाजों वायु के गति के आधार पर बड़े आकार के होने चाहिए तथा प्रवाद यानी होता है तेज वायु चलने पर उसे यथा आवश्यक बंद कर देना चाहिए। मतलब जो भी चिकित्सालय भवन की जो खिड़कियां होती है वो इस प्रकार की बनी होनी चाहिए कि इसमें जो वायु है वो अच्छे से आ सके। इसके अलावा ऐसे भी होने चाहिए कि अगर बाई चांस कोई ज्यादा हवा चल रही है, आंधी तूफान जैसी सिचुएशन है, तो उस समय उन खिड़कियों को बंद भी किया जा सके। इस प्रकार की खिड़कियां या दरवाजे हॉस्पिटल में होने चाहिए। यथासंभव क्रॉस वेंटिलेशन रखना चाहिए ताकि सफोकेशन ना हो। शैयाओं के मध्य 3 से 4 फीट का अंतर रखने से रोगी की पर्याप्त शुद्ध हवा मिल सके, और जो भी अंतरंग विभाग में जो शैयाएं लगाई जाती है उन शैया के बीच में भी लगभग 3 से 4 फीट का गैप होना चाहिए ताकि जो रोगी वहां लेट रहे हैं या फिर वहां पे आराम कर रहे हैं उन्हें सफोकेशन ना हो और उन्हें पर्याप्त जो है वायु मिल सके। चिकित्सालय के प्रत्येक कमरे में पंखा लगा रहना चाहिए ताकि जो है रोगियों को गर्मी के मौसम में अच्छे से उसे हवा मिल सके। इसके अलावा यदि एयर कंडीशनर यानी एसी अगर लगा सकते हैं तो वो उसका भी प्रयोग करना चाहिए। हमेशा रोगी को तीक्ष्ण वायु से बचाना चाहिए। इसके लिए खिड़कियों में पर्दे अवश्य होने चाहिए। इसके अलावा रोगी के जो भी रूम है या फिर जो भी हॉल है, वार्ड है, वहाँ पर खिड़कियां तो होनी चाहिए, लेकिन वहां से तेज हवा अगर आ रही है तो उससे रोगियों को बचाने के लिए खिड़कियों पर पर्दे लगे होने चाहिए। इस प्रकार की वायु की व्यवस्था चिकित्सालय भवन में होनी चाहिए। अब आती है प्रकाश की व्यवस्था कि चिकित्सालय में किस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए या नियंत्रित होना चाहिए, इसके बारे में। स्वच्छ एवं रोगी व्यक्ति के लिए प्रकाश का अत्यधिक महत्व है क्योंकि हर कार्य जो किया जाता है वो बिना प्रकाश के आप नहीं कर सकते। तो चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो या रोगी व्यक्ति हो, दोनों के लिए प्रकाश अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे लिए बिल्कुल प्राकृतिक स्रोत है जो हमें प्रकृति देती है। सूर्य की किरणें जहाँ जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। अब सूर्य की किरणें जो आपको प्रकाश दे रही है वही आपको क्या कर रही है, जीवाणु की जो भी गति है उसको भी रोकती है या कुछ जो जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करती है, वही स्वास्थ्य व अभिवर्धन भी करती है। इसके अलावा आपको सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है तो आपका स्वास्थ्य का अभिवर्धन भी होता है। चिकित्सालय में इसीलिए सूर्य के प्रकाश के लिए आप जो खिड़कियां या रोशनदान जो रखाए जाते हैं वो उन्हीं से आपकी जो सूर्य प्रकाश है वो आराम से आएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के रोशनदान वगैरह लगे होने चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश जो है वो चिकित्सालय भवन में ना तो ज्यादा आए ना कम आए, नियंत्रित रूप से आना चाहिए। चिकित्सालय में यंत्र उपकरण संचालन, बल्ब, लाइट, पंखे आदि के लिए विद्युत आवश्यक है। इसके अलावा चिकित्सालय में लाइट होनी चाहिए, बल्ब होने चाहिए ताकि आराम से जो चलो दिन भर तो जो भी सूर्य के प्रकाश से हमें मिल जाएगा वातावरण, लेकिन शाम के टाइम में जब अंधेरा हो जाएगा तब उस समय लाइट की आवश्यकता रहेगी। तो चिकित्सालय भवन में लाइट, बल्ब आदि भी होने चाहिए। प्रकाश की मात्रा रोगी की अवस्था, उम्र, कार्य प्रकार एवं दिन के समय पर निर्भर करती है। अब प्रकाश की मात्रा कितनी रखनी चाहिए ये किस पर निर्भर करती है, तो ये रोगी के आयु पर, रोगी की व्यवस्था पर, रोगी की कंफर्टेबल जैसे हो इस प्रकार से प्रकाश की व्यवस्था की जा सकती है कि किसी रोगी को ज़्यादा प्रकाश चाहिए तो उस हिसाब से उसके लिए व्यवस्था, और किसी रोगी को कम प्रकाश चाहिए तो उसके लिए व्यवस्था। तो अलग अलग रोगियों के लिए उनके हिसाब से प्रकाश की व्यवस्था की जा सकती है।
यदि रोगी चैतन्य अवस्था में है तो प्रकाश को संचालित करने वाले स्विच आदि रोगी के शैया के पास होने चाहिए, जिससे वह सुविधा के अनुसार संचालित कर सके। इसके अलावा क्या होते हैं, जो पर्सनल जो वार्ड होते हैं, जो केवल एक रोगी के लिए जो पर्सनल वीआईपी जिसे कह सकते हैं अपन, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि रोगी के पास में, शैया के पास में स्विच होने चाहिए, ताकि रोगी उसे चाहिए हो तो वो वहीं उठकर, क्योंकि रोगी उठने में असमर्थ होता है, तो अगर स्विच उसके बेड के पास में होंगे तो वो वहीं से संचालित कर देगा, और अगर वो उसको नहीं चाहिए तो वो वहीं से बंद कर देगा, ताकि उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिर आती है इसके बाद जल व्यवस्था, कि अस्पताल के अंतर्गत या हॉस्पिटल के अंतर्गत जल की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कार्य के लिए, सफाई के लिए भी जल आवश्यक है, रोगी के जो भी स्नान आदि के लिए भी जल आवश्यक है, उसके लिए कोई अगर आप कल्पनाएं बना रहे, यूश बना रहे, क्वाथ बना रहे, तो उसके लिए भी जल आवश्यक है पीने के लिए। इसके अलावा जो भी उसके साथ परिजन आते हैं उनकी पीने के लिए भी जल आवश्यक है। इसलिए चिकित्सालय के अंतर्गत जल के अलग अलग स्रोत, नहाने के लिए, पीने के लिए, या फिर जो खाना आदि पकाया जाता है उसके लिए भी आपको जल के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सालय में शुद्ध जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो रोगी एवं परिजनों को पीने के लिए, हस्त प्रक्षालन, स्नान व शौचादि कर्म के लिए आवश्यक होता है। मतलब अलग अलग चीज के, जैसे शौचादि और स्नान के लिए अलग जल, ये पीने के लिए बिल्कुल शुद्ध जल होना चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सालय में जल पीने के लिए तथा अन्य कर्मों के लिए अलग अलग टंकियां होनी चाहिए, और टंकियों के तीसरे दिन साफ करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा जो पीने की पानी की जो टंकियां होती है उसे हर प्रतिदिन लगभग एक दिन छोड़कर एक दिन साफ करवानी चाहिए, ताकि इसमें कोई भी कीट आदि पतंग गिर भी जाए तो उनकी सफाई हो सके और रोगियों को स्वास्थ्य लाभ, मतलब उनका जो स्वस्थ उसकी जो हालत है वो सही रहे। फिर आता है ध्वनि प्रदूषण निवारण व्यवस्था। इसके अलावा चिकित्सालय में रोगी जो होता है वो आराम करता है, कोई रोगी मतलब जो नींद लेता है, तो उस समय ये अपन को चिकित्सालय में मेन चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ध्वनि की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ना ध्वनि ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। चिकित्सालय ध्वनि रहित होना चाहिए, यानी कि उसमें ध्वनि जो है वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह होनी चाहिए, जिससे रोगी को अधिकाधिक आराम मिल सके, जिससे रोगी आराम से अपना जो भी उसे ट्रीटमेंट चल रहा है वो आराम से ले सके और जल्दी से ठीक हो जाए। शैयाओं, व्हील चेयरों, ट्रॉलियों में लगे जो पहिए होते हैं उसमें रबड़ के टायरों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि उसे जब एक स्थान से या दूसरे स्थान पर ले जाया जाए तो वो आवाज ना करे। अगर आप दूसरे पहिए का यूज करेंगे तो वो आवाज करेंगे, जिससे रोगियों को, परिजनों को एवं चिकित्सक को, सभी को किसी न किसी प्रकार की परेशानी होगी। तो इन चीजों में रबड़ के टायरों का प्रयोग करना चाहिए। रोगी कक्ष में धीरे धीरे चलना चाहिए। रोगी रेडियो, टीवी, टेप आदि मनोरंजन के जो भी साधन है उसका भी कम प्रयोग करना चाहिए, और यदि कोई परिजन जो है वो प्रयोग कर रहा है या फिर कोई अन्य व्यक्ति प्रयोग कर रहा है तो उस समय भी उनको मना करना चाहिए कि इस प्रकार का प्रयोग न करें। इसी के साथ हमने सीखा कि किस प्रकार की चिकित्सालय में व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि रोगी एवं उसके साथ जो भी परिजन आए हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।